हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लास में। हमारे आप इस चैनल को आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेस लेने हैं तो आप हमारी प्ले स्टोर पे से भी पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन शील्ड मीडिया से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर की। ठीक है, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जनरल साहब, बायोलॉजी में हम लोग अगर देखते हैं इस चीज़ के बारे में कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअल में है क्या, तो अगर हम इसको बारीकी पे देखते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग डील कर रहे हैं। किस लेवल पे? मॉलिक्यूल्स लेवल पे। अब आप सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो उस लेवल पे अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें कि वहाँ पे क्या बेस है, ठीक है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इनहेरिटेंस जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो गुण हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं वो इनहेरिटेड वंस हैं। ठीक है, कौन से हैं? इनहेरिटेड वंस। तो हम लोग इसमें वही डील करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है, कौन से बेसिक रूल्स लगे हुए हैं या फिर कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण माता पिता से गुण बच्चों के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं वो सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम लोग इसमें यही देखते हैं कि जो डीएनए है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि डीएनए एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कैसे बना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस काम में आता है, ठीक है, और हमें इसके बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिकली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएगा वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, उस चीज़ की सर्च कैसे हुई, कब हुई, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, फिर रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन की बात की हुई है, तो एक्चुअल में डीएनए है क्या? डीएनए अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि ऐसा डीएनए होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? डीएनए का। जनरल सा हमने यही स्ट्रक्चर देखा, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत ही माइक्रो लेवल पे है। ठीक है, डीएनए का ये स्ट्रक्चर बहुत ही माइक्रो लेवल पे दिखता है। जनरली इससे अगर हम बात करें कि अगर थोड़ा सा बड़ा व्यू अगर हम लोग देखें तो जनरल सा स्ट्रक्चर हमें कैसा देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, डीएनए इसके अंदर बहुत ही टाइटली पैक्ड है। आप ज़रा इमेजेस को ध्यान से देखिए। अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो ये जो क्रोमोसोम है वो किससे बना है? इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये डॉट डॉट से होंगे। ठीक है, ये डॉट डॉट्स किसके लिए हैं? ये जो डीएनए है उसको अच्छे से लपेट रहे हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके हमारा क्या है? ये डीएनए। ठीक है, ये वाला डीएनए। तो आप देखिए 3 स्टेजेस है। सबसे पहले ये डीएनए अच्छे से पैक होने के लिए राउंड अप होगा। ठीक है, ये जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग हिस्टोन्स नाम देते हैं। ठीक है, आगे चल के हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिंपल सा समझिए कि कुछ बॉल्स हैं जिनके ऊपर क्या हो रहा है? डीएनए लपेटा जा रहा है ताकि वो इस फॉर्म में अच्छे से पैक हो जाए। अब इस फॉर्म में पैक होने की ज़रूरत क्या है? तो सिंपल सी बात है कि हमारा डीएनए बहुत ज़्यादा लेंथी है।
ठीक है, एज़ कंपेयर टू सेल साइज़। जनरली सेल का साइज़ कितना होता है, बहुत ही माइक्रोमीटर्स में होता है। अब उस माइक्रोमीटर्स में अगर मैं ये कहूँ कि मीटर्स से भी लंबा, ठीक है, मीटर्स से भी लंबा डीएनए उसके अंदर फिट है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस पैकेजिंग के कारण। आगे चल के हम लोग इसकी पैकेजिंग भी देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि डीएनए है क्या। डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है, पॉलीमर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब हमें सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है क्या, ठीक है। पॉलीमर का मतलब आप सिंपल सा समझते ही हैं कि पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। पॉलीमर का मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एक ही लाइन में, एक ही चेन में, तो हम लोग उसको पॉलीमर बोलेंगे। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन में इसमें डीएनए का फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपने क्लास 9-10 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि डीएनए है क्या, आरएनए क्या है। जनरल सा यहाँ से न्यूक्लिक एसिड अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप की थी, एक तो आरएनए और एक डीएनए। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, आरएनए की बात हम लोग आगे करेंगे चैप्टर में। अभी डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि एक डीएनए में क्या साइज है, क्या लेंथ है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें कैसे हमें सामने आएगी। सिंपल सा आप देखिए कि अगर मैं बात करूं एक ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखेंगे कि हेलिकल वे में मूवमेंट है, मतलब ट्विस्टेड फॉर्म है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे मोड़ोगे, ठीक है, तो ये शेप नज़र आएगा। अगर मैं इसको सिंपलर फॉर्म में बनाऊं तो ये इस टाइप का है, ठीक है, एक सीढ़ी होगी, ठीक है। इस सीढ़ी को अगर एक साइड से पकड़ के और दूसरी साइड से घुमाएंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें शो होगा। इसको हमने नाम दिया हेलिकल। क्या नाम दिया, हेलिकल शेप, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ पे आपको ये और ये पूरा का पूरा एक टर्न है। क्या है, एक टर्न। जैसे हमारी गोल सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही यहाँ पे भी ये ऐसे टर्न होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड तो मेजर ग्रूव होता है और एक साइड माइनर ग्रूव। अब ये मेजर और माइनर ग्रूव क्या होता है, इसके बारे में आप सिंपल सा समझिए कि जो गहराई है, ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक साइड में तो गहराई हमें कम दिखेगी, उसके ऑपोजिट साइड में हमें गहराई ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। ये मेजर और माइनर ग्रूव को दिखाते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि एक टर्न में, टर्न कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक टर्न में ये कितने ऐसे हमें दिखाई देंगे, तो मोस्टली हमें 10 दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन दो के बीच में गैप कितना है या फिर इन 10 का टोटल गैप कितना है, तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने मेज़र कर रखी हैं जो हम लोग इसमें आगे देखेंगे। सिंपल सा डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव के बारे में समझ में आ गया, स्ट्रक्चर कैसा है हेलिकल ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे चल के बात करते हैं कि इसमें क्या है और ये लाइंस किस चीज़ की हैं। ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए लॉन्ग पॉलीमर चेन हो गया, ठीक है, किस चीज़ का, न्यूक्लियोटाइड्स का। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर हम बात करें तो ये जनरल सा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड को दिखाता है। अब इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं आप ध्यान से ज़रा देखिए। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब क्लियर होगा? चलिए, अगर मैं बात करूं इस चीज़ की, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, एक फॉस्फोरस, ठीक है, एक ये राइबोस और एक ये नाइट्रोजनस बेस। एक डीएनए में ये तीन चीज़ें हैं। सिंपल सा, आप ये जो चेन आपको दिख रही है, ये इन दोनों में से एक लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन ये है। हमने इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने देखा कि कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसमें लगे हुए हैं। तो जनरल सा हमें शो हो रहा है कि तीन चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। कौन सी तीन चीज़ें? सबसे पहला फॉस्फेट, ठीक है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? फॉस्फेट। फिर दूसरा डीऑक्सीराइबोस, ये डीऑक्सीराइबोस यहाँ पे क्यों बोला गया? जनरली क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है इसके पास में, वरना नॉर्मली ये क्या है? राइबोस शुगर है, ठीक है। डीऑक्सी इसलिए बोला गया, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल नहीं है। तीसरा, ये जो चीज़ है ये है एक नाइट्रोजनस बेस। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों चीज़ों को मिला के ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर रिपीट होता जाएगा तो एक स्ट्रैंड बन गई। डीएनए की दो लाइनें हैं ना, हम लोग इस एक लाइन को स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड से मिलके हमारी ये डीएनए की स्ट्रक्चर बनी है। तो अगर ये एक स्ट्रैंड है तो जस्ट ऐसी ही दूसरी स्ट्रैंड भी होगी। जस्ट आप यहाँ देखिए, ये वाला, ये एक स्ट्रैंड है तो दूसरी स्ट्रैंड ये होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस स्ट्रैंड के बीच में क्या चीज़ है जो लाइनिंग्स शो कर रही थी, हमने देखा था ना डीएनए के अंदर लाइनिंग्स है। वो लाइनिंग्स क्या है? जनरल सी वो बॉन्ड है। किसके बीच में? दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में। हमने अभी बात की थी ना कि जनरली डीएनए की स्ट्रैंड में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें? फॉस्फेट मिलेगा, डीऑक्सीराइबोस मिलेगी, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। अब ये दोनों तो सेम रहेंगे, ठीक है, जनरली फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोस ये सेम रहेगा डीएनए के अंदर, कहीं पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो चेंज वाली चीज़ है वो क्या है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हर जगह चेंज हो रहा है, जैसे ए है, टी है, जी है, सी है, ठीक है। हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस जनरली नाइट्रोजनस बेस दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ठीक है, मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन सा? प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। ठीक है, जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और दोनों में कौन से हैं? एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चीज़ है। टोटल कितने हो गए इन दोनों के अंदर? पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा कौन सा है? थाइमिन, और चौथा कौन सा है? अभी हमने देखा ना साइटोसिन। कौन सा है? साइटोसिन। ये जनरली चार टाइप के हमारे पास में क्या है? नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है। अगर आप
एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं और कौन सी फॉर्म कहाँ हमें दिखाई देगी। ठीक है, जनरल सा ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना आप, कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, इनमें हम लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे। तो जनरल सा न्यूक्लियोटाइड अगर जहाँ पे आए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो कहने का मतलब क्या है, और अगर इसकी जगह अगर पॉलीन्यूक्लियोसाइड अगर आ जाए, टाइड की बजाय क्या आ जाए, साइड, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जनरल सा सिंपल सा ये समझिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, फॉस्फेट, राइबोस और नाइट्रोजनस बेस। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर इनमें 2 चीज़ें हों, ठीक है, अगर हमारे पास में क्या हो, कौन सा नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास में क्या हो, अगर नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर हमारे पास में हो तो हम लोग जनरली इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब जनरल सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया और कैसे दिया। जनरली 2 साइंटिस्ट थे, कौन से, फ्रांसिस क्रिक और वाटसन, जेम्स वाटसन। वाटसन और क्रिक नाम से इस मॉडल को भी बताया गया है। दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक्सरे किया। ठीक है, एक्सरे के बेसिस पे इन्होंने जो चीज़ सामने आई उससे पता चला कि डीएनए जो है वो पहली बात डबल स्टैंडर्ड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फिर उसने ये बताया कि जो एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ये क्या है, किस प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ये डिस्कवरी सारी वाटसन और क्रिक मॉडल के बाद में ही आई। जनरली एरविन चारगॉफ ने क्या बताया कि जो डबल स्टैंडर्ड है डीएनए है, उसके अंदर जो रेशियो है, किसका रेशियो, एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये क्या है, कांस्टेंट है और इक्वल रहेगा 1 के। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जरा देखते हैं। सिंपल सा आप ये समझिए कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, मान लीजिए एडेनिन है, एडेनिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए लिखेंगे। एडेनिन हमेशा बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा, थाइमिन के साथ में। किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन के साथ में। फिर अगर हम बात करें ग्वानिन की, तो ग्वानिन क्या करेगा, साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर एक स्ट्रैंड में, मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है डीएनए की और दूसरी स्ट्रैंड डीएनए की ये है, तो अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, इस स्ट्रैंड में अगर ए है तो आप ऑटोमेटिक ये बता सकते हो कि दूसरे स्ट्रैंड पे टी ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा। ये मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है वैसे ही ये है। ए हमेशा किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ में, और जी किसके साथ में बनाएगा, सी के साथ में, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स। ठीक है, ये समझ लेना। अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कितने कितने की हो रही है वो भी आप देखिए। ए हमेशा टी के साथ में 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ए टी के साथ में 2 बॉन्ड बनाएगा, जबकि जी सी के साथ में कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ए टी के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, और जी सी के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। ठीक है, ये बात ध्यान रह जाएगी। दूसरा, अगर आपको डीएनए की, मान लीजिए इस डीएनए की एक स्ट्रैंड के बारे में आपको पता है इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए इस स्ट्रैंड के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या है, ए टी जी सी सी ए जी।
ये प्रोपोर्शन आपको पता है, तो आप ऑटोमेटिक दूसरी साइड के जो नाइट्रोजनस बेस है वो गैस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है? अगर जहाँ A है तो वहाँ T होगा ही होगा, और G है तो वहाँ पे दूसरी साइड C होगा ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि भी हमें ये पता चल गया कि अगर एक साइड ये है तो दूसरी साइड वो कंफर्म उसका ऑपोजिट होना ही होना है। तो उसी बेसिस पे ये कांस्टेंट और इक्वल वन पता चला। कैसे? अगर मान लीजिए एडेनिन है, मान लीजिए किसी भी डीएनए के अंदर एक लाइन में अगर 50 एडेनिन है तो थाइमिन कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ ए होगा उसके सामने टी होगा, तो थाइमिन भी कितने होंगे? 50 होंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ ग्वानिन और साइटोसिन के साथ में, अगर ग्वानिन 50 है तो साइटोसिन भी कितने होंगे? 50 होंगे। ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। और दूसरा इक्वल्स 1। अब बात करें इक्वल्स 1 की क्या है, तो सिंपल सा अगर आप इनको स्क्वायर ऑफ ऐसे कट करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, सिंपल सा रेशियो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये चीज़ चारगफ ने बताई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है चारगफ रूल क्या है, तो आपको सिंपल सा यही बताना है कि A इक्वल टू T और G इज इक्वल टू C। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरा, रेशियो जो है इनका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, रेशियो कितना आएगा? मान लीजिए A/T कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि जितने A हैं उतने T है तो दोनों कट जाएंगे और लास्ट में रिजल्ट कितना रहेगा? 1। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो डीएनए है उसके साइलेंट फीचर जो बताए गए हैं, ज़रा उस पर गौर फरमाइए। पहला, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। जो डीएनए की स्टैंड है, पहली बात तो सिंगल स्टैंड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, सिंपल सा आप ये मान के चलिए कि अगर कोई सीडी है, उस सीडी की एक ही पैर है, दूसरा पैर है ही नहीं, तो कोई भी इंसान चढ़ नहीं सकता इजीली। ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीज़ डीएनए के साथ में है। तो डीएनए की दोनों स्टैंड मिलकर उसको क्या बना रही हैं? मोर स्टेबल। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है? वो उसको और ज़्यादा अच्छे से शेप और अच्छे से ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? The two chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the other chain has 3' to 5'. अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए हमें इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो राइबो शुगर है, अगर मैं काउंटिंग करूँ कार्बन की यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये कार्बन हो गए। ठीक है, अगर कार्बन की काउंटिंग हमने ऐसे की तो हमें क्या पता चला कि 5th कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट है। ठीक है, 5th कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो इस साइड क्या हो गया? 5' एंड हो गया ये, कि भी फॉस्फेट लास्ट कहाँ है? कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा, वहाँ पे क्या पोलैरिटी रहेगी? 5' की। ठीक है, और अगर मैं इस साइड बात करूँ, इस साइड कौन सी पोलैरिटी रहेगी? 3 की। ठीक है, 3' क्या है? हाइड्रोक्सिल रहेगा इसका। यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो कार्बन है, जो सॉरी यहाँ पे ये 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इस साइड ये पोलैरिटी हो गई। और इस साइड अगर मैं बात करूं तो 3' जो है 1 2 3। ठीक है, तो इस साइड 3' पोलैरिटी हमें शो होगी। तो जनरल सा ये जो मैकेनिज़्म है, आप इस चीज़ को आप देखोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि एक साइड तो 5' एंड से खाली है और दूसरी साइड कौन सा? 3' एंड खाली दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब दोनों साइड में पोलैरिटी कैसे होगी? ऑपोजिट होगी। अगर इस साइड 5' है तो जो दूसरी स्ट्रैंड है, कौन सी? जो दूसरी स्ट्रैंड है, ये देखिए, इस साइड क्या होगी? 3' एंड खाली होगा। ठीक है, सिंपल सा समझ में आ गया।
ऐसे ही सेम इस साइड अगर ऊपर वाली साइड 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या है 5 प्राइम है। इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है ताकि ये जो पूरा जो मटेरियल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेबल रहे, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप रहे, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। इसी चीज़ के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया और इसी चीज़ के लिए ही ये पोलैरिटी शो हुई, ठीक है। वरना सिंपल सा ऐसे भी हो सकता था कि 5 प्राइम दोनों साइड होते और 3 प्राइम दोनों साइड होते, लेकिन उससे क्या है कि शेप अलग हो जाता। यहाँ पे शेप को मेंटेन करने के लिए ही इन लोगों ने ये पोलैरिटी बनाई है, ठीक है। दूसरा जो मेजर और माइनर ग्रूव है, जो इस टाइप का जो पैटर्न है, इस टाइप के पैटर्न को अच्छे से करने के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द बेसेस इन द टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड forming base pairs. Adenine forms 2 hydrogen bonds and thymine forms opposite strand and vice versa. Guanine is bonded with cytosine with 3 bond. ये चीज़ जो हमने डिस्कस की कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा 2, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में कितने बॉन्ड बनाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अब यहाँ पे जो कॉइलिंग जो है, जो घुमाव जो है वो कौन सी साइड है, राइट हैंडेड फैशन है, ठीक है, मतलब इस साइड से घूमेगी। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो किस साइड घूम रही है, इस साइड घूम रही है, ठीक है। आप अगर इसको ये ऐसे घूमती जा रही है मतलब राइट हैंडेड फैशन में, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। दूसरा जो पिच है, पिच किसको नाम दिया इन्होंने, जो ये एक घुमाव जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो घुमाव है उसको इन लोगों ने एक पिच का नाम दिया है और वो 3.4 नैनोमीटर बताया। मैंने ये बोला था कि इस एक घुमाव के अंदर अप्रॉक्स 10 हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो उस कंपैरिजन से अगर हम बात करते हैं तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में दूरी कितनी हो गई, 0.034 नैनोमीटर, ठीक है। ये चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी द हेलिकल स्ट्रक्चर। जो बॉन्ड है, अगर मान लीजिए एक बॉन्ड ऐसे है तो दूसरा उसके ऐसे ऑपोजिट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो उनकी स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहेगी और जो कंप्लीट, जो कहते हैं ना कि एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है, वो बैलेंस भी बन जाता है। इस चीज़ के लिए इन लोगों की ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैकिंग है, ठीक है। अगर आप 3D में देखोगे तो एक अगर ऐसे है तो दूसरा उसके ऊपर ऐसे होगा, फिर तीसरा ऐसे, फिर चौथा ऐसे। तो इस हिसाब से क्या है, एक कंप्लीट पूरा जो DNA है वो वेल स्टेबल्ड फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स कौन से हैं। तो जनरल से आप इस डायग्राम को देखिए, ये एडेनिन थाइमिन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन से प्यूरिन्स हैं, कौन से पायरिमिडिन्स हैं। प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, ठीक है। Proposition of a double helical structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. जो ये चीज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सामने आने के बाद में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो गई चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। पहले तो यही नहीं पता था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन अब एटलीस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल गया कि डबल हेलिक्स है, चलो ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, चलो ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो थे वो पता चल गए, तो उस बेसिस पे हमने क्या पता किया कि कौन सा कैसे रिएक्ट करेगा या फिर कौन सा कितना इम्प्रूवमेंट उसको दे रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं डीएनए में। अब फिर जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने साथ के साथ क्या दिया, सेंट्रल डोग्मा नाम का एक अपना हाइपोथेसिस लगा लीजिए या फिर एक रूल लगा लीजिए, वो उन्होंने प्रपोज किया। कैसा, उन्होंने ये कहा कि डीएनए जो है वो क्या करता है, किसी भी बॉडी में सबसे पहले अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एक डीएनए है तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, ऐसे अपने आप को क्वांटिटी में बढ़ाएगा।
क्वांटिटी में बढ़ाने के बाद में फिर वो डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, डीएनए क्या बनाता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिका बना के और फिर क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए फिर क्या बनाता है, एमआरएनए फिर आगे प्रोटीन बनाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग ये बोलते हैं कि जो डीएनए है वही क्या है, प्रोटीन का जन्मदाता है। ठीक है, अगर डीएनए नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। जो आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो वर्ड है इस सेंट्रल डोग्मा में, ये हम लोग इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप सिंपल सा ये समझिए कि एक रूल है, जिस रूल में स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हो रहे हैं वो पता चलेंगे। ऐसे नहीं है कि डीएनए बिना एमआरएनए बनाए सीधा प्रोटीन बनाएगा, ऐसा नहीं है। जनरल सा अगर आप देखोगे, इस डायग्राम को देखिए आप, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो डीएनए है वो सबसे पहले क्या बना रहा है, अपनी रेप्लिका बना रहा है। सबसे पहले उसको अपनी कंजर्वेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिहाफ पे जैसे ही उसने अपनी रेप्लिका बना ली, एक रेप्लिका कहाँ स्टोर हो जाएगी अलग, दूसरी रेप्लिका क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जो डीएनए है वो एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन की मदद से क्या बनाएगा, प्रोटीन। ये स्टेप है। डीएनए से एमआरएनए बनने वाले प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाले स्टेप्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये इसी पैटर्न में चलेगा और इसको नाम दिया गया सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे हो रहा है, तो सिंपल सा आप ये समझिए कि पैकेजिंग जो हमने अभी डिस्कस किया था, कहाँ पे, पिक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कि जो ये क्रोमोसोम के अंदर इतना लार्ज लेंथी डीएनए कैसे स्टोर हुआ, तो वो प्रोसीजर हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर देखने वाले हैं। जनरल सा क्या है, ये एक बॉल दिख रही है और इसके आसपास क्या है, डीएनए लपेटा गया है। तो ये जनरल सा कैसे हुआ, सिंपल सा ये मान लीजिए कि प्रोटीन्स थे, इस शेप के प्रोटीन्स थे, 8 प्रोटीन मिलके, इन प्रोटीन्स का क्या नाम था, हिस्टोन। क्या नाम था, हिस्टोन। 8 हिस्टोन मिलके एक बॉल बनाते हैं। ठीक है, 8 हिस्टोन मिलके एक बॉल बनाते हैं और जिसको नाम दिया गया हिस्टोन ऑक्टामर। 8 एक जैसे हिस्टोन मिलके क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। और वो हिस्टोन ऑक्टामर क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, प्रोटीन। और हमारा जो डीएनए है ये कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसके बिहाफ पे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ये चिपक जाएगा और ऐसे ही ये बहुत सारे यूनिट्स मिलके डीएनए की पैकेजिंग करता है। ठीक है, जैसे चुंबक है, अगर आप एक चुंबक को, अगर आप जो मतलब बहुत सारी अगर नेल्स रखी पड़ी हैं, ठीक है, बिखरी पड़ी हैं, और अगर वहाँ से आप चुंबक को घुमाओगे तो सारी की सारी नेल्स क्या होंगी, उस चुंबक को छू लेंगे। ठीक है, इकट्ठी हो जाएंगी और कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। जो हिस्टोन है वो डीएनए को क्या कर रहा है, अच्छे से रैप कर लेता है अपने ऊपर और बहुत सारे हिस्टोन्स मिलकर क्या कर लेते हैं, एक पूरा क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। जैसे ही एज सिंपल एज इसमें ये जो डीएनए है ये यहाँ लपेटा गया, फिर दूसरा हिस्टोन वहाँ लपेटा गया, ऐसे बहुत सारे हिस्टोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो हिस्टोन्स फिर क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे स्टोर हो रहे हैं। आप इस चीज़ से समझ लीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर तो दिखेगा नहीं। हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें हमने नाम दिया बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इसमें जनरल सा कुछ नहीं है, धागे में अगर हम लोग गांठ मार देते हैं, ठीक है, और
बहुत सारी गांठ मारते रहते हैं, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे। या फिर अगर हम लोग किसी धागे में मोती पिरो देते हैं छोटे छोटे एक डिस्टेंस पे, तो जैसे हमें दिखाई देगा, तो वैसा ही स्ट्रक्चर हमें इस फोटो में देखने को मिलेगा। हिस्टोन्स क्या होते हैं वो हमने डील कर लिया, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर क्या होते हैं वो हमने डील कर लिया। अब जो ये एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके और कुछ डीएनए का पार्ट मिलके एक जो कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोसोम। क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम। ध्यान रह जाएगा ये न्यूक्लियोसोम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर हमारे हिस्टोन प्रोटीन हो, साथ में कुछ पार्ट डीएनए का उसके ऊपर लपेटा गया हो, वो पोर्शन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। हम लोग इसको क्रोमेटिन फाइबर भी बोलते हैं, मतलब क्रोमेटिन का धागा एक टाइप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कैसे मुमकिन हुई? ये डीएनए पैकेजिंग के थ्रू। ये डीएनए पैकेजिंग कैसे हुई? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के थ्रू हुई। साथ में इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स ने क्या किया? इकट्ठे मिलके 8 का सेट बनाया। उस सेट ने क्या किया? डीएनए को अपने ऊपर रैप किया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना। आगे जब हम लोग सेल डिवीजन की बात कर चुके थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा सेल डिवीजन, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब डिवाइड होता है सेल, तब उस टाइम क्या है? क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम का पार्ट इन्हीं की मदद से बन पाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमोसोम की फॉर्म में आना डिवीजन के टाइम में होगा सिर्फ और सिर्फ। बाकी नॉर्मली किस फॉर्म में रहेगा? इस लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जिसको हम लोग क्रोमेटिन का नाम दे रहे हैं। चलिए, इतना आप सभी को क्लियर हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू।